हेलो दोस्तों, वेलकम टू स्लीपी क्लासेस। आई एम कंवल। तो आज हम बात करेंगे आपका जो अभी मेंस का पेपर हुआ है GS1 के अंदर, उसमें हिस्ट्री के किस तरह से क्वेश्चंस पूछे गए थे, आपकी स्ट्रेटेजी क्या रहनी चाहिए थी, किस हिसाब से आप उस पेपर को टैकल कर सकते थे, उसके बारे में इन डिटेल बात करेंगे। और जैसे कि इस बार कहा जा रहा है कि ये जो हिस्ट्री का पेपर है वो बहुत ज़्यादा ईजी था, कि आपको 100 में से 100 नंबर अगर हम बात करें वहाँ पर आपके आने चाहिए। तो साइकोलॉजी के ऊपर भी हम लास्ट में डिस्कस करेंगे, क्योंकि देखिए अगर पेपर बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट है या बहुत ज़्यादा इजी है तो वो हर एक इंसान के लिए है जो उस वक्त मेंस दे रहा है। ये नहीं है कि अकेला आपके लिए डिफ़िकल्ट है, अकेला आपके लिए इजी है। ये कंपैरेटिव गेम है, आप दूसरों के साथ compete कर रहे हैं, तो उसी हिसाब से आपकी साइकोलॉजी होनी चाहिए। ये नहीं है कि लोग क्या कह रहे हैं या बाकी कोचिंग इंस्टीट्यूट्स अपना सामान बेचने के लिए किस तरह से चीज़ों को प्रमोट कर रहे हैं। तो सबसे पहले अगर हम ब्रेकअप की बात करते हैं, आपकी ज़िंदगी का नहीं बल्कि हिस्ट्री के क्वेश्चंस का, तो देखिए जो टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चंस पूछे गए हैं वो है सिर्फ और सिर्फ 5। इसमें अगर हम टोटल मार्क्स की बात करते हैं तो वो 60 बनते हैं। 10 मार्कर 3 क्वेश्चंस हैं और उसके बाद 15 मार्कर 2 क्वेश्चंस हैं। इसमें अगर हम इंटरनल डिवीजन की बात करते हैं तो एंशियंट इंडिया में से इस बार 0 क्वेश्चन है, मिडेवल में से 0 है, मॉडर्न इंडिया में से नो डाउट की सबसे ज़्यादा है पर फिर भी काफ़ी कम है, 3 क्वेश्चंस हैं, वर्ल्ड हिस्ट्री में से 1, एंड देन वी हैव 1 फ्रॉम द कल्चरल पार्ट। तो सिर्फ 5 क्वेश्चन हैं जो कि हर साल एटलीस्ट वहाँ पर हमारे को 7 से 8 क्वेश्चन देखने को मिलते हैं, और हर साल हिस्ट्री जो आपके पास करीबन 90 से 100 नंबर की वहाँ पर देखने को मिलती थी। तो इस बार इतनी कम क्यों है? सबसे पहले तो क्योंकि प्रीलिम्स के अंदर आपको 21 क्वेश्चंस दे दिए गए थे जो कि आपका अराउंड 1/5 ऑफ द पेपर बनाते हैं। तो हिस्ट्री की पहली बहुत ज़्यादा वेटेज रख दी गई थी, जिसकी वजह से इस बार थोड़ी बहुत शायद कम कर दी गई हो। ये भी हम सिर्फ कयासे ही लगा रहे हैं, हमको किसी को भी नहीं पता इनफैक्ट कि क्यों ऐसे हुआ, क्योंकि इस बार ज्योग्राफी की जो वेटेज है वो 10 से 11 क्वेश्चंस की है, जो कि इस बार सबसे ज़्यादा है अगर हम लास्ट के 4 या 5 सालों की बात करें। तो ये सिर्फ पेपर सेटर को ही पता है, जो पेपर को सेट करता है कि किस हिसाब से क्वेश्चन डाले जाएंगे। उसके अलावा दुनिया में किसी को नहीं पता। अगर कोई क्लेम करना चाह रहा है कि हाँ मेरे को पहले ही पता था हिस्ट्री कम आएगी या हिस्ट्री इतनी ज़्यादा ईजी आएगी, तो वो सब आपको बाद में अपनी चीज़ें बेचने के लिए एक तरह से कोशिश कर रहे हैं। तो उसके पहले जब हम चीज़ें डिस्कस कर रहे हैं तो थोड़ी प्रमोशन कर दें कि अभी आपको पता होगा कि प्रीलिम्स दोबारा से 5 ऑफ जून अब नज़दीक है। तो उसके लिए हमने प्रीलिम्स के क्रैश कोर्सेज को लॉन्च किया है। इसमें मल्टीपल आपको परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन में आपको बंडल्स मिल जाएंगे। सबसे पहले तो है हमारा करंट अफेयर्स एंड टेस्ट सीरीज़ कोर्स। टेस्ट सीरीज़ तो जैसे नॉर्मल टेस्ट सीरीज़ हमारी रहती है, उसके साथ साथ जो जितने भी आपके पिछले 1.5 साल के करंट अफेयर्स हैं वो आपको इसमें प्रोवाइड किए जाएंगे, ताकि आपको करंट अफेयर्स के पॉइंट के ऊपर कोई भी आपकी कमी ना रह जाए। उसके अलावा जीएस प्लस करंट अफेयर्स एंड टेस्ट सीरीज़, जिसमें आपको अगर जीएस में किसी भी कंपोनेंट में कमी है, आप स्टैटिक पार्ट भी साथ में कवर करना चाहते हैं, तो वो भी आप बंडल परचेज कर सकते हैं। देन वी हैव अ कंप्लीट जीएस क्रैश कोर्स, जहाँ पर क्रैश कोर्स के थ्रू आपको सभी चीज़ें करवाई जाएंगी। एंड देन वी हैव कंप्लीट क्रैश कोर्स, जो कि आप सिर्फ करंट अफेयर्स का अगर आप पार्ट खरीदना चाहते हैं तो वो भी आप खरीद सकते हैं। सो इन केस यू आर इंटरेस्टेड तो आप हमारी वेबसाइट पे जाके या फिर इस हेल्पलाइन नंबर पे कॉल करके पूछ सकते हैं। तो सबसे पहले अगर हम इस बार के मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री के क्वेश्चंस के बारे में बात करते हैं, नो डाउट इजी थे, ये नहीं है कि ये बहुत डिफ़िकल्ट थे। अगर आपने सही से तैयारी की है तो आप वहाँ पर बहुत आसानी से जाके इन चीज़ों को टैकल कर पाते। अब जब मैं कहता हूँ कि बहुत ही आसानी से जाके, हिंदी में इंग्लिश में लिख देता हूँ। अब देखिए आसानी का मतलब क्या होता है। इसका मतलब ये है कि अगर आप हिस्ट्री की तैयारी कर रहे हैं तो जितने भी यहाँ पर 3 क्वेश्चंस पूछे गए हैं आप उनको एक बार तो पक्का से ही तैयार करके जाएंगे। यू विल कवर देम इन डेप्थ। और अगर इस कवरेज में से आपको क्वेश्चन पूछ लिया जाए तो आप वहाँ पर बौंतलाएंगे नहीं, आप नर्वस नहीं होंगे कि ये आउट ऑफ द सिलेबस क्या पूछ लिया। पर अगर जितना भी इजी क्वेश्चन वहाँ पर हो, वो सेम क्वेश्चन सबसे ज़्यादा डिफ़िकल्ट इसलिए होता है क्योंकि वो हर इंसान को आता है, हर बंदा वहाँ पर वो चीज़ अटेम्प्ट करके आएगा। आपको वहाँ पर क्योंकि आपको बहुत ज़्यादा पता होगा, कंटेंट आपको बहुत ज़्यादा पता होगा उस पर्टिकुलर चीज़ के बारे में, तो आप उसको विद इन द वर्ड लिमिट्स किस तरह से समराइज़ करेंगे, ये एक बड़ा प्रेशर बन जाता है। उसके अलावा क्योंकि मेंस के अंदर
बहुत और चीज़ें होती हैं, जैसे कि आपको टाइम का प्रेशर है, आपके हाथ दुखने लग जाएंगे, तो कई बार इजी चीज़ें भी आपको डिफ़िकल्ट लगने लग जाती हैं। तो जो भी इंसान बाद में ये कहता है कि पेपर तो बहुत ज़्यादा इजी था, वो अपने परसेप्शन से कह रहे होते हैं कि क्योंकि वो पेपर के बाहर बैठे हैं। पेपर के बाहर बाहर आपका दिमाग बहुत ज़्यादा तेज़ चलेगा, आपके ऊपर कोई भी प्रेशर नहीं है, आपको किसी चीज़ की टेंशन नहीं है कि ये क्वेश्चन नहीं आता, वो क्वेश्चन नहीं आता, सभी क्वेश्चन हमने अटैम्प्ट करने हैं। तो मल्टीपल फैक्टर्स होते हैं जिसकी वजह से अगर डिफ़िकल्ट क्वेश्चन भी हो वो भी आपको ईजी लगने लग जाएगा। तो अगर आप इस टाइम पे इस चीज़ की वजह से टेंशन में हैं कि लोग कह रहे हैं पेपर बहुत इजी है, मेरा इतना अच्छा नहीं हुआ, तो किसी को नहीं पता कि किस हिसाब से चेकिंग होगी। जब भी हमको लगता है कि पेपर बहुत डिफ़िकल्ट था, उसमें बहुत ज़्यादा नंबर देखे गए हैं, और जब भी कोई कहता है कि ये तो पेपर बहुत ज़्यादा इजी था, उसमें ही हमेशा ही उस कैंडिडेट के सबसे कम नंबर आते हैं। तो आपको अभी टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। सबसे पहला क्वेश्चन हम देखते हैं, दैट ट्रैक द राइज एंड ग्रोथ ऑफ सोशल रिलीजियस रिफॉर्म मूवमेंट्स अलॉन्ग विद स्पेशल रेफरेंस टू यंग बंगाल एंड ब्रह्मो समाज। तो यहाँ पर ये बात क्या कहना चाहते हैं कि जो सोशल रिलीजियस रिफॉर्म मूवमेंट्स हैं उनका कैसे राइज होता है और उनकी कैसे किस तरह से ग्रोथ होती है, और दो स्पेशल मूवमेंट्स के बारे में आपने बात करनी है। यंग बंगाल मूवमेंट जो कि हेनरी विवन डेरोजो जी की थी, और दूसरा है ब्रह्मो समाज जो कि राजा राम मोहन रॉय जी की थी। तो ये दोनों चीज़ें आप बहुत स्पेक्ट्रम भी अगर आपने पढ़ी हो तो ये दोनों चीज़ों के बारे में आपने पढ़ते हैं। इसमें जो एक खास बात आप कर सकते थे वो ये है कि ये दोनों एक दूसरे से अलग कैसे हैं। अब ये जो यंग बंगाल मूवमेंट है उसमें क्या देखा गया था कि उन्होंने क्या किया था कि जो वेस्टर्न ट्रेडिशंस हैं उनको उनके एब्सोल्यूट फॉर्म में यहाँ पर कॉपी करने की कोशिश की गई थी। पर ऑन दी अदर हैंड साइड जो ब्रह्मो समाज है उसमें उन्होंने राजा राम मोहन रॉय जी ने कोशिश की थी कि हमारे जो इंडियन ट्रेडिशंस हैं उनको उसके शेप में ही रखते हुए उस टाइम के साथ साथ उसको वेस्टर्नाइज करने की कोशिश की थी। तो एब्सोल्यूट टर्म्स में नहीं था बल्कि इंडियनाइज फॉर्म ऑफ वेस्टर्नाइजेशन थी। तो ये एक तरीके से आप इन दोनों की ग्रोथ में एक फ़र्क ला सकते थे। पर ओवरऑल क्योंकि 150 शब्द सिर्फ हमने लिखने हैं तो ये क्वेश्चन हम बहुत आसानी से वहाँ पर लिख आते, बल्कि यहाँ पर डिफ़िकल्टी इस बात की होती कि 150 शब्दों में हम इतने बड़े टॉपिक को जिसके ऊपर आपने बहुत सारा कुछ पढ़ा हुआ है आप उसको समराइज़ किस तरह से करेंगे। उसके अलावा अगर हम सेकंड क्वेश्चन की बात करें कि जो एडमिनिस्ट्रेटिव इश्यूज थे और उसके साथ साथ सोशो कल्चरल प्रॉब्लम्स थी इन द इंटीग्रेशन ऑफ प्रोसेस ऑफ इंडियन प्रिंसली स्टेट्स। तो अगर आपने क्यों पीआईसी के बारे में पढ़ा है तो ये क्वेश्चन फेयरली रिलेटिवली हम कह देंगे कि आप कर सकते थे अगर आपको थोड़ा बहुत अंदाज़ा है कि आज़ादी के बाद, क्योंकि अराउंड 500+ प्रिंसली स्टेट्स थी, हर एक का अपना कल्चर है, हर एक की अपनी पॉलिटी है, हर एक का अपना ट्रेडिशन है, कि उस हिसाब से आप किस तरह से उनको एकजुट करेंगे ताकि इंडियन स्टेट की फॉर्मेशन हो जाए। तो इसमें अगर हम एडमिनिस्ट्रेटिव इश्यूज़ की बात करते हैं तो क्योंकि हर एक की अपनी पॉलिटी है तो आप उसको अलग से एक हेडिंग बना के लिख सकते थे। उसके बाद इसमें जितने भी उनके प्रिंसली स्टेट्स के राजा थे उनको किस तरह से केटर किया जाए, कईयों को राज प्रमुख बना दिया गया, कईयों को प्रिवी पर्सेस की प्रिविलेज दी गई, तो किस तरह से हर एक बंदे को अलग तरह से वहाँ पर वल्लभ भाई पटेल जी ने अपनी तरह से खुश करने की कोशिश की। उसके अलावा जब हम कल्चरल और सोशल प्रॉब्लम्स की बात करेंगे तो हर एक की अपनी बोली है, हर एक के अपने रीति रिवाज हैं, रिलीजन है, कि कई जगह पर ये देखा गया है कि जो पॉपुलेशन है वो मुस्लिम डोमिनेटेड है या फिर हिंदू डोमिनेटेड है, पर उनका जो राजा है जो वहाँ पर हेड करता है वो दूसरे किसी कॉन्ट्रास्ट रिलीजन से है। तो ये जब छोटी छोटी प्रिंसिपैलिटीज़ को इकट्ठा करना था तो ये रिलीजियस एंगल के ऊपर बहुत ही ज़्यादा वहाँ पर दिक्कत देखने को मिली। वही एट द सेम टाइम सोसाइटी के लेवल पर भी काफ़ी ज़्यादा दिक्कतें देखने को मिली। तो यही सब चीज़ें आपने ओवरऑल इस 150 आंसर में वहाँ पर डिस्क्राइब करनी थी। 3 हेड्स इसके बन जाते। सबसे पहले तो आप एडमिनिस्ट्रेटिव इश्यूज़ का हेड बना देते, उसके बाद आप सोशल इश्यूज़ का और कल्चरल प्रॉब्लम्स का अगर आप चाहे तो इकट्ठा बना सकते हैं, नहीं तो अलग अलग करके 3 हेड्स बना देते। हर एक के अंदर 2-2 या 3-3 पॉइंट्स अगर आप लिखते जाते तो बहुत अच्छे से आपका ये आंसर वहाँ पर पूरा कंप्लीट हो जाता। तीसरा क्वेश्चन अगर हम डिस्कस करें, दैट ब्रिंग आउट द कंस्ट्रक्टिव प्रोग्राम्स ऑफ महात्मा गांधी ड्यूरिंग द एनसीएम एंड सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट। अगर आप हिस्ट्री की तैयारी करके जाते हैं तो ये जो फेज़ है आफ्टर द गांधी कमिंग टू इंडिया,
तो 1914 से लेके जब तक ये हमारी आज़ादी का है, ये आप बहुत अच्छे से पढ़ते हैं। इसमें एनसीएम और सीडीएम मूवमेंट आपको बहुत डिटेल में करवाया जाता है। उसमें किस तरह से गांधी जी ने अपना जो रोल है वो प्ले किया। अगर हम कंस्ट्रक्टिव प्रोग्राम्स की बात करें तो इसमें हम स्वदेशी की बात कर सकते हैं, जिस तरह से खादी की प्रमोशन की गई थी, उसके बाद सॉल्ट की प्रमोशन की गई थी, तो एक तरह से कंस्ट्रक्टिव प्रोग्राम था। इंस्टीट्यूशंस बिल्डिंग की बात की गई है कि क्यों हमको अपने सेल्फ रिलायंट इंस्टीट्यूशंस होने चाहिए जो कि एजुकेशन को प्रमोट करेंगे। आप इस तरह की बातें कर सकते थे। उसके अलावा वुमेन की पार्टिसिपेशन किस तरह से इंक्रीज़ की गई, आप उसकी बात कर सकते थे। तो मल्टीपल फ्रंट्स के ऊपर आप किसी भी एंगल को उठा के अगर आपने स्ट्रक्चर अच्छा बनाना है तो एक अलग से एंगल आप सोसाइटल कंस्ट्रक्टिव प्रोग्राम्स का बना सकते थे, इकोनॉमिक कंस्ट्रक्टिव प्रोग्राम्स का बना सकते थे, पॉलिटिकल कंस्ट्रक्टिव प्रोग्राम्स का बना सकते थे कि किस तरह से एनसीएम के दौरान हिंदूज और मुस्लिम को साथ में लाया गया ना, खिलाफत इशू को उठाकर उसको अपने इंडिपेंडेंस मूवमेंट के साथ जोड़ के। तो यहाँ पर अगर आप अलग अलग तरह से हेड्स बनाते और उसके बाद उसके अंदर उन चीज़ों को डिस्कस करते तो आपके ज़्यादा मार्क्स आते एज़ कम्पेयर टू अगर आप बिना किसी स्ट्रक्चर के इस आंसर को लिख के आएंगे, क्योंकि कंटेंट नो डाउट ऑलमोस्ट हर बच्चे के पास सेम होगा। तो यहाँ पर जो फ़र्क होगा वो होगा आपके स्ट्रक्चर का। तो ये 3 आंसर क्वेश्चंस हमारे मॉडर्न हिस्ट्री में से हो गए। उसके बाद अगर हम कल्चरल हिस्ट्री की बात करते हैं कि किस तरह से आपने इवेल्युएट करना है द नेचर ऑफ भक्ति लिटरेचर एंड इट्स कंट्रीब्यूशन टू द इंडियन कल्चर। आपने यहाँ पर ये ध्यान रखना है कि ज़्यादातर बच्चे इसको भक्ति मूवमेंट के नाम पे पढ़ाते हैं और उस भक्ति मूवमेंट की और उस भक्ति मूवमेंट की नेचर को डिस्कस करने लग जाते हैं। तो आपने यहाँ पर उस चीज़ को नहीं करना, आपने भक्ति लिटरेचर के ऊपर अपना फोकस करना है और इसी के ऊपर अपना आंसर लिखना है। तो भक्ति लिटरेचर की हम नेचर के बारे में किस तरह से डिस्कस कर सकते हैं कि ये रीजनल इन नेचर थी कि जहाँ जहाँ भक्ति मूवमेंट को प्रमोट किया गया, तो महाराष्ट्र साइड में अलग तरह से भक्ति मूवमेंट चल रही थी, नॉर्दर्न इंडिया साइड में अलग तरह से थी। तो इस हिसाब से आप इसको एक इंडिया के मैप के ऊपर पहले की तरह से रिप्रेजेंट कर सकते थे और अगर आप वहाँ पर मैप बना के आते तो यहाँ पर आपको एडिशनल हाफ मार्क मिलता जो कि आपको बाकी बच्चों से आगे ले जाता। उसके बाद अगर हम कंट्रीब्यूशन टू इंडियन कल्चर की बात करें, सो डेवलपमेंट ऑफ वर्नैकुलर लैंग्वेज की हम बात कर सकते हैं कि किस तरह से जब अलग अलग पॉकेट्स में से उठ के जो उस टाइम के वेरियस भक्ति मूवमेंट्स के लीडर्स थे या फिर सेंट्स थे, जैसे कि तुकाराम, नामदेव, गुरु नानक देव जी, कबीर, तो इनके आप रेफरेंसेस दे के आप ये कह सकते थे कि उन्होंने जब अपनी लोकल लैंग्वेजेस में चीज़ों को लिखना शुरू किया, भक्ति मूवमेंट को प्रमोट करना शुरू किया, तो उसे डेवलपमेंट ऑफ वर्नैकुलर लैंग्वेज निकली। उसके अलावा एवोल्यूशन ऑफ फेयर्स, फेस्टिवल्स, ये भी एक तरह से पार्ट एंड पार्सल है हमारे भक्ति मूवमेंट का। उसके अलावा कंट्रीब्यूशन टू इंडियन कल्चर कि इंडियन कल्चर को इन्होंने एक तरह से होमोजेनाइज करने की कोशिश की, जो पहले एक हेट्रोजेनिटी का फॉर्म ले चुका था कि अलग अलग धड़े बन चुके थे, सेक्ट्स बन चुके थे। तो क्योंकि जो भक्ति मूवमेंट है उसके पॉजिटिव वैल्यूज़ को जब इन्होंने आगे शेयर करने की कोशिश की तो हमारे कल्चर में एक तरह से होमोजेनिटी का माहौल बनने लग गया, जो कि हमारे इंडियन कल्चर को बहुत ज़्यादा आगे चल के जिसने प्रमोट किया। तो बहुत सारे पॉइंट्स मिल जाएंगे क्योंकि 150 शब्द ही आपने लिखने हैं, तो बहुत डिफ़िकल्ट नहीं होगा इसको वहाँ पर लिखना। पर क्योंकि पेपर के अंदर मैं फिर कहूँ, यहाँ पर अगर आप इतनी भी दिक्कत कर दें कि भक्ति लिटरेचर को आप भक्ति मूवमेंट की तरह पढ़ जाएं, क्योंकि पेपर के अंदर ही गलतियाँ होती हैं, इंसान ही करते हैं गलतियाँ, बाहर आके हम कुछ भी कहते रहें पर वहाँ पर गलतियाँ होती हैं। तो ये चीज़ आपने ध्यान में रखनी थी, कंटेंट वाइज कवरेज वाइज ये चीज़ आपने करी होगी। उसके अलावा जो वर्ल्ड हिस्ट्री बहुत साल बाद आपको क्वेश्चन देखने को मिला है, ये भी इजी क्वेश्चन था। यहाँ पर ये पूछते हैं दैट देयर अरोज अ सीरियस चैलेंज टू द डेमोक्रेटिक स्टेट सिस्टम बिटवीन द टू वर्ल्ड वॉर्स एंड इवेल्युएट द स्टेटमेंट। तो ये कहते हैं कि जो एक तरह से 1914 से लेकर 1918 में जो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर हुआ, उसके बाद जब 1940s में सेकेंड वर्ल्ड वॉर शुरू होता है, तो इसके बीच में किस तरह से जो डेमोक्रेटिक स्टेट सिस्टम था वो किस तरह से उस पर चैलेंजेस आए, किस तरह से वो एक तरह से बिखरना शुरू हो गया। अब यहाँ पर ध्यान देने वाली बात यह है कि डेमोक्रेटिक स्टेट सिस्टम जहाँ जहाँ था और वहाँ वहाँ वो टूटना शुरू हो गया, उसके ऊपर आपने कमेंट करना है, इस स्टेटमेंट को इवेल्युएट करना है। सबसे पहले तो आपका जो आंसर है वो इंट्रोडक्शन में आप इस पीरियड के बारे में बात कर लेंगे कि इस पीरियड की हम बात कर रहे हैं बिटवीन द टू वर्ल्ड वॉर्स, और इसमें जब वर्ल्ड वॉर 1 के बाद
लीग ऑफ नेशंस की फॉर्मेशन होती है उसके बारे में आप बात करेंगे कि वो किस तरह से फेल हो गया। अब ये जो टॉपिक है लीग ऑफ नेशंस, ये आपने पढ़ा होगा, वर्ल्ड हिस्ट्री का बहुत ही प्रोमिनेंट पार्ट है, तो इसके बारे में आपको अंदाज़ा होगा। उसके अलावा इस 15 मार्कर में आप किस तरह से आंसर को डिस्कस कर सकते थे। अगर हम अमेरिका की बात करें तो वो खुद इस पीस पेरिस कॉन्फ्रेंस से पेरिस पीस कॉन्फ्रेंस से बाहर हो गया था, सभी एक लीडरशिप की पोजीशन लेके, तो उसने डेमोक्रेटिक स्टेट सिस्टम को डिस्टर्ब करने की कोशिश की। उसके अलावा हम बात कर सकते हैं हिटलर की, जो कि जर्मनी के अंदर था। फिर हम मुसोलिनी की बात कर सकते हैं। हम उसके बाद वर्ल्ड वॉर 1 के बाद जिस तरह से रशियन रेवोल्यूशन आई और उसके बाद कम्युनिज्म का दौर आया, उसकी हम बात कर सकते हैं। फिर हम जापान की बात कर सकते हैं, राइज ऑफ मिलिट्रिज्म। तो यहाँ पर अगर हम इन 4 देशों की बात करते हैं और किस तरह से इसने डेमोक्रेटिक स्टेट सिस्टम को बदल के एक नया पोस्ट ग्लोबल ऑर्डर, न्यू ऑर्डर लाने की कोशिश की, अगर ये आप सभी चीज़ें लिखते तो वहाँ पर आपके मार्क्स इंक्रीज होते। यहाँ पर ये जो हमने 5 देशों के बारे में बात की है, अमेरिका, हिटलर, मुसोलिनी, रशिया एंड जापान, इनको अगर आप मैप के ऊपर बना के दिखा देते तो आपका वहाँ पर एडिशनल हाफ मार्क आ जाता। अब यहाँ पर कंटेंट सभी के पास होगा, बस फ़र्क ये आएगा कि आपने उस कंटेंट को किस तरह से स्ट्रक्चर के अंदर पेश किया है और किस तरह से आपने उसको प्रेजेंट किया है, बस यही फ़र्क होगा। उससे इसके अलावा बहुत ज़्यादा फ़र्क नहीं होगा, अनटिल एंड अनलेस किसी बच्चे को क्वेश्चन ही समझ में नहीं आया या फिर वो किसी और ही टेंजेंट पे इस आंसर को ले गया। तो अब बात करते हैं कि हमने किस तरह से बच्चों को तैयारी करवाई थी। पहले थोड़ा शो ऑफ कर लिया जाए कि देखिए यहाँ पर हमने मॉडरेट्स का पूरा क्वेश्चन, आई होप यहाँ पर एक क्वेश्चन मिसिंग है, सॉरी, एक क्वेश्चन था मॉडरेट्स के ऊपर, वो यहाँ पर मिसिंग है। आई जस्ट रियलाइज कि एक क्वेश्चन मिसिंग है, तो यहाँ पर जो हमारा ब्रेकअप है वो थोड़ा चेंज हो जाएगा प्लस 15 मार्कर, तो ये 16 से बढ़ के 75 मार्क्स की हमारी कवरेज हो जाएगी। तो इस बार आपकी हिस्ट्री 75 मार्क्स की आई है, क्योंकि यहाँ पर एक मॉडरेट्स का जो क्वेश्चन है वो इंक्लूड नहीं किया गया। अगर हम इस मॉडरेट्स के क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं तो वो क्वेश्चन था कि मॉडरेट्स एक तरह से फेल हो गए थे अपने काम को करने के लिए, जो उनका काम था कि वो किस तरह से आगे चेंजेस ला सकते थे, तो इससे रिलेटेड वो क्वेश्चन था मॉडरेट्स के ऊपर, और वो किस तरह से फेल हो जाते हैं। तो अगर आपने स्पेक्ट्रम भी पढ़ी हुआ, अगर आपने बिपिन चंद्रा पढ़ी है, तो उसमें बहुत अच्छे से समझाया गया था कि मॉडरेट्स अपने टाइम के रेवोल्यूशनरीज थे, वो फेल नहीं हुए थे, बल्कि वो उस टाइम के ऊपर खड़े हुए जब खड़े होना उस टाइम के माहौल के अंदर बहुत ज़्यादा ही डिफ़िकल्ट था। तो ये सभी पॉइंट्स आप वहाँ पर लिख के अगर आप समझा के आते, इस लाइन के साथ कंक्लूड कर देते कि मॉडरेट्स ऑफ दोज टाइम्स वर द रेवोल्यूशनरीज ऑफ टुडे, तो इस हिसाब से आप कोई भी रेलिवेंट लाइन आप लिख के आते, कंक्लूड करके आते, तो बहुत आप आसानी से उस आंसर को लिख देते। तो आइए अगर हम बात करें कि हमने कौन कौन सी चीज़ों को कवर किया हुआ था, तो आप यहाँ पर देख सकते हैं दैट व्हाई डिड द मॉडरेट्स फेल टू कैरी कन्विक्शन विद द नेशन। तो यही सेम क्वेश्चन है, बस वर्डिंग डिफरेंट है, सेम कंटेंट आप वहाँ पर लिख के आएंगे। यहाँ पर हमने पूरा भक्ति मूवमेंट को डिस्कस किया हुआ था। ऑल दो ये क्वेश्चन गुरु नानक देव जी के परस्पेक्टिव में करवाया हुआ था, पर उसमें पूरा डिटेल में था कि भक्ति मूवमेंट ने किस तरह से वर्नैक्युलर लैंग्वेजेस को प्रमोट किया, उसके अलावा फेयर्स एंड फेस्टिवल्स को एंड सो ऑन। उसके अलावा महात्मा गांधी जी के ऊपर फुल कवरेज थी कि अगर महात्मा गांधी जी ने किस तरह से इंडियन नेशनल मूवमेंट को ट्रांसफॉर्म किया, एनसीएम के दौरान उनके क्या कंस्ट्रक्टिव रोल्स थे, सीडीएम के दौरान उनके क्या कंस्ट्रक्टिव रोल्स थे, सो एंड सो फोर्थ। पर अगर मैं आपसे सही में बात करूं, क्या इन सभी चीज़ों की सेंस कोई बनती है, तो आंसर है नहीं। देखिए, ये जो इस बार का क्वेश्चन आए हैं, ये जो इस बार के पेपर में क्वेश्चन पूछे गए हैं हिस्ट्री के, तो इसके हिसाब से अगर आपने दुनिया में कहीं से भी तैयारी की होती, आपने खुद से भी तैयारी की होती, आपने इस हर एक चीज़ के बारे में कवर किया होता, तो उसमें कोई भी बात कहने वाली नहीं है कि हमने कवर करवाया या और किसी ने कवर करवाया, क्योंकि हर एक बच्चे ने ये चीज़ खुद भी कवर की होती अगर उसने खुद से तैयारी की है। तो ये तो स्टेटमेंट ही गलत है कि हमने तैयारी करवाई थी। अगर आप गुड इनफ हैं, अगर आप सिंसियर हैं अपनी तैयारी को लेके, तो ये आपने कवर किया होता। तो जो दूसरी बात है जो मैं आपसे बात करना चाहता हूँ कि पेपर वॉज टू इजी, टू मच ऑन द कन्वेंशनल लाइंस दैट एवरीबॉडी आउट देयर कुड हैव स्कोर्ड द मैक्सिमम मार्क्स। तो देखिए, इस बार कहा जा रहा है कि एसए का पेपर बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट था।
उसके बाद बहुत सारे लोगों ने क्लेम भी किया कि हाँ फिलोसॉफिकल एसेज हैं तो उसको इस तरह से लिखना चाहिए, आप इस तरह से टैकल कर सकते थे। पर पेपर के पहले आपको कोई ऐसा इंसान नहीं मिलेगा कि इस बार फिलोसॉफिकल एसेज आने की बहुत ज़्यादा प्रोबेबिलिटी है, आपको इस तरह से तैयारी करनी चाहिए, आपका बेंट ऑफ माइंड इस तरह से होना चाहिए। देखिए जब पेपर आ जाता है तो उसके बाद हम चीज़ों को कोरिलेट बहुत अच्छे से कर पाते हैं, क्योंकि पीछे देखना बहुत ज़्यादा आसान है, आगे देखना बहुत ज़्यादा मुश्किल है। तो अगर कोई इस तरह से कह रहा है कि हाँ पेपर बहुत डिफ़िकल्ट था, बहुत इजी था, तो वो बात की बातें हैं, पेपर के बाहर आने की बातें हैं। जो इंसान वहाँ पर पेपर लिख रहा होता है सिर्फ उसको अंदाज़ा है कि पेपर में किस तरह से माहौल था, किस तरह से वो प्रिपेयर करके गया था और क्या वहाँ पर आ गया। बाद में आप जो भी कहते रहें, किसी को कुछ भी आइडिया नहीं है, ना कभी था ना है और ना कभी होगा कि पेपर किस तरह से सेट होगा। ऐसे अगले साल फिलोसॉफिकल आएगा या फिर टेक्निकल टर्म्स के ऊपर आ जाएगा, किसी को अंदाज़ा नहीं है। कोचिंग इंस्टीट्यूट्स करते क्या है, मान लीजिए इस साल किसी एक सेट पैटर्न के ऊपर पेपर आ गया तो अगले पूरे साल की टेस्ट सीरीज उसी हिसाब से चलती रहेगी और ये कहा जाएगा कि लास्ट ईयर आया है तो इस साल भी आ सकता है, हो सकता है अगले साल पैटर्न बदल जाए तो अपनी टेस्ट सीरीज को, अपने पूरे कोर्सेज को भी बदल देंगे। तो कभी भी कोई इस चीज़ को क्लेम करे कि हाँ मेरे को पता था या मैंने इस तरह से तैयारी करवाई है, तो उस पर कभी भी ध्यान मत दीजिए, क्योंकि पेपर के अंदर जो माहौल है वो अलग होता है। बेसिकली इट इज़ अ मार्केटिंग गिमिक, आपने उस चीज़ के अंदर नहीं फंसना है। एक चीज़ जो आप कर सकते हैं, जो मैं आपके साथ दावा कर सकता हूँ, वो ये है कि कंटेंट आपने पढ़ लिया होगा, सब कुछ आपने कर लिया होगा, तो वो उसके बाद रह जाता है आपकी मेंस आंसर राइटिंग। तो यहाँ पर हो सकता है कि मैं चीज़ को प्रमोट कर रहा हूँ, अपने ही चीज़ को प्रमोट कर रहा हूँ, पर मैं, क्योंकि मेरे को पता है किस ईमानदारी के साथ ये कोर्स चलाया जाता है, किस ईमानदारी के साथ चीज़ों को आगे प्रोवाइड किया जाता है, ताकि कभी भी किसी बच्चे को ये ना लगे कि उनका पैसा वेस्ट हो गया या फिर उनका टाइम वेस्ट हो गया। तो उसी वजह से अगर आपने कंटेंट किया है, अगर आप तैयारी को लेके सीरियस हैं, तो आपको मेंस आंसर राइटिंग तो पक्का ही करनी पड़ेगी। ये एक पर्टिकुलर ऐसी चीज़ है जो आप खुद से नहीं कर सकते जब तक आपके आंसर्स को चेक ना करवाया जाए, जब तक आपको ये ना बताया जाए आंसर्स को लिखना कैसे है। जैसे मैंने अभी पहले कुछ आंसर्स को डिस्कस करते हुए आपको बताया कि यहाँ पर मैप बन सकता था, स्ट्रक्चर इस तरह से हम बना सकते थे, प्रॉपर हेडिंग्स ये हो सकती थी ताकि हमारा स्ट्रक्चर और प्रेजेंटेशन अच्छी बने। तो कंटेंट बच्चे पढ़ लेते हैं, मेंस आंसर राइटिंग में रह जाते हैं। तो अगर आप चाहते हैं अपने मेंस आंसर राइटिंग को सुधारना, तो आप इस कोर्स को ज्वाइन कर सकते हैं। सिर्फ इसकी कॉस्ट भी बहुत कम रखी गई है, सिर्फ 3000 है, ताकि आपकी मैक्सिमम सहायता हो सके और कभी भी किसी बच्चे को ये ना लगे कि पैसे की वजह से वो पीछे रह गया। इसमें दो खास बातें हैं कि एक तो आपको टाइम बाउंड एवेल्यूएशन के साथ साथ आपको जितने भी मॉडल आंसर्स हैं उसकी लाइव डिस्कशन मिलेगी, कोई भी प्री रिकॉर्डेड लेसन्स नहीं होंगे। एंड देन देयर विल बी वन ऑन वन पर्सनल मेंटरशिप विद मी, ताकि आप किस तरह से अपने आंसर्स को इम्प्रूव कर सकते हैं। देखिए क्योंकि पर्सनल मेंटरशिप है तो बहुत ही लिमिटेड सीट्स हैं, तो उसी वजह से इसको हमने मंथली आंसर राइटिंग प्रोग्राम की तरह रखा है, ताकि अगर इस बार किसी बच्चे को जगह ना मिले तो वो अगले बैच में ज्वाइन कर सकते हैं। तो ये पूरी चीज़ है जो मैं शायद खुद को प्रमोट कर रहा हूँ, अपने कोर्स को प्रमोट कर रहा हूँ, पर वो ईमानदारी से कर रहा हूँ। जो भी चीज़ है मैंने आपको सभी चीज़ें सच में बता दी हैं। तो अब आपके सामने आपका पूरा साल पड़ा है, प्रीलिम्स आने वाला है, उसके बाद मेंस आएगा, या फिर आप इसी बार का अटेम्प्ट दे के हटे हैं और आप इस वीडियो को देख रहे हैं, तो आप टेंशन मत लीजिए। इन्फॉर्म्ड डिसीजंस हमेशा बनाइए। इस दुनिया में आपको कोई भी ऑफिसर नहीं बना सकता। आपको सच में ऑफिसर कौन बना सकता है? सिर्फ आप खुद और आपके इन्फॉर्म डिसीजंस, कि आपकी गाइडेंस अगर आपके पास सही है और आप सही रास्ते पर चलते हैं तो ही आप ऑफिसर बन सकते हैं। उसके अलावा कोई भी मैजिक वॉन्ड नहीं है किसी के पास, चाहे वो कितना भी क्लेम करता रहे, क्योंकि पेपर्स का दौर है। पेपर्स के बाद बहुत ज़्यादा लोग क्लेम भी करते हैं कि हमारे पढ़ाई में से इतना ज़्यादा आ गया। तो हर एक बंदे का अपना स्टाइल होता है, वो भी गलत नहीं है, हो सकता है उन्होंने करवाया भी हो, पर मेरा मानना ये है कि किसी को कुछ नहीं पता। सो ये था आज का हमारा पूरा डिस्कशन हिस्ट्री के ऊपर। आई होप आपको सही लगा होगा, जितना मेरे को समझ है मैंने उस हिसाब से बताने की कोशिश की। तो मिलते हैं अगली बार एक नए टॉपिक के साथ। थैंक यू सो मच।